हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित अग्रवाल की इंग्लिश कक्षाओं में। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं आज लैंग्वेज रीड जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज फर्स्ट में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड में हम बात कर रहे हैं किस पर? पार्ट ऑफ स्पीच जो आपका टॉपिक है उस पर। और पार्ट ऑफ स्पीच में आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन को लेके आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए नाउन जो है वो हर भाषा में हमको मिलता है एज़ वेल एज़ हमको हर लैंग्वेज में क्या मिलती है? प्रोनाउन भी मिलती है। दोस्तों ये बताओ प्रोनाउन एवरीबॉडी नोज़ प्रोनाउन होता क्या है? हर व्यक्ति प्रोनाउन का प्रयोग भी करता है, हर लैंग्वेज प्रोनाउन को यूज़ करती है। बट एग्ज़ैक्टली प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है? सभी जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर अगर आप किन्हीं शब्दों को प्रयोग लेते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं, मतलब कि सर्वनाम कहलाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम सर्वनाम बनाएँ ही क्यों? किसी भी लैंग्वेज में प्रोनाउन बनाया ही क्यों है? भई जैसे आप सुनिए मेरी बात, समझिए जैसे मैंने कहा कि राम इज़ इल और आगे मुझे दे दिया गया सेंटेंस कि ही विल नॉट कम टुडे। आपने यहाँ पर संज्ञा इस्तेमाल करी है राम और इस संज्ञा के स्थान पर आपने यहाँ शब्द इस्तेमाल कर लिया ही जो कि आपका प्रोनाउन हो गया। क्या मैं इस ही की जगह पर राम का प्रयोग नहीं कर सकता? येस आई कैन डू हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ही क्यों लिखा? फिर मुझे प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों है? क्यों ना मैं नाउन के स्थान पर नाउन को ही लिख लूँ और मुझे ग्रामर में एक टॉपिक कम पढ़ना पड़े? कि नहीं, ऐसा इसलिए क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यदि बार-बार राम शब्द को ही दोहराया जाता, तो हमारे वाक्य में क्या हो जाती? मोनोटोनी हो जाती। मोनोटोनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एकरूपता। मतलब कोई भी चीज़ को बार-बार, बार-बार आप करते जाते हो, एक जैसा चलता रहता है, उसको मोनोटोनियस कहते हैं। और मोनोटोनी हमेशा हमको क्या करती है? बोर करती है। आप जैसे इंग्लिश की क्लास देख रहे हो, कितनी देर देख लोगे आप इंग्लिश की क्लास? 1 क्लास देख लोगे, 2 देख लोगे, 3 देख लोगे, उसके बाद आप बार-बार लगातार क्या 10 घंटे अंग्रेजी की कक्षा देख सकते हो? नहीं। You'll change your subject, either you'll come to हिंदी whatever the language you have or you'll see एसएस की क्लासेस देखोगे या साइंस का देखोगे या मैथ का देखोगे। लगातार कोई भी एक तरह की कक्षा क्या कर देती है हम लोगों को? दैट बिकम्स मोनोटोनियस, वो मोनोटोनियस हो जाती है। इसी तरह से लैंग्वेज में भी जब हम भाषा की बात करते हैं, तो भाषा में भी मोनोटोनी को अवॉइड करना है। इसके लिए नाउन क्योंकि बार-बार रिपीट ना हो इसके लिए क्या बनाया गया है? प्रोनाउन बनाया गया है। दूसरा, आपको हिंदी में भी सिखाया जाते हैं शब्द कौन से? पर्यायवाची शब्द। क्यों सिखाएँ? क्योंकि मान लीजिए आप कहीं पर जल शब्द लिख रहे हैं, आप कहीं कोई निबंध लिख रहे हैं उसमें जल शब्द आ रहा है, ठीक है? जल शब्द आया, अब आपको बार-बार जल या पानी आप लिखोगे। बार-बार एक ही शब्द का रिपिटेशन हो रहा है तो मोनोटोनी हो रही है। इसीलिए जल, लंबु, तोय, सलिल, वारी इस तरह के शब्द आपको सिखाए जाते हैं ताकि आप अपनी लैंग्वेज को कितना जानते हैं वो प्रदर्शित कर सकें। तो यही कारण है प्रोनाउन होने का कि मोनोटोनी को अवॉइड किया जाए, एक ही चीज़, एक ही शब्द बार-बार ना दोहराया जाए, इसके लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है? चलो लेट्स डिस्कस हम बात करते हैं किसकी? प्रोनाउन टॉपिक की कि प्रोनाउन क्या होता है? देखो, प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वी यूज़ इंस्टीड ऑफ नाउन। इंस्टीड ऑफ का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो आप देख सकते हैं के बजाय। प्रोनाउन वे शब्द हैं जो संज्ञा के बजाय काम में लिए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। देखो, प्रोनाउन में बी यूज्ड एज़ अ सब्जेक्ट। प्रोनाउन को आप एज़ अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो किसी वाक्य के या एज़ अ डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं और किसी प्रीपोज़िशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग ले सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि हम जब भी बात करते हैं किसका? सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोस्तों 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये होती है नाउन या ये होती हैं प्रोनाउन। जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यही बात ये लाइन भी कह रही है कि प्रोनाउन को आप प्रयोग में ले सकते हैं, किस तरह से? या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल लें या सेंटेंस के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल लें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल लें या किसी प्रीपोज़िशन के ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल लें, ठीक है? जैसे अच्छा, जैसे एक मैं उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो शी
गेव मी अ रोज़। ये सेंटेंस में मी जो है ये मेरा क्या बन गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। क्योंकि उसने रोज़ दिया, रोज़ डायरेक्ट है, फिर मुझे दिया तो मी इनडायरेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ शी स्लैप्ड मी, उसने मुझे थप्पड़ मारा, शी तुम्हारा सब्जेक्ट बन ही रहा है, ठीक है? और मी तुम्हारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। शी इज़ लाफिंग एट मी, वो मुझ पर हँस रही है, तो ये प्रीपोज़िशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर आपने मी को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है? तो एक प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट की तरह, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह और प्रीपोज़िशन के ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग में लिया जा सकता है। क्लियर? व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ प्रोनाउन? प्रोनाउन की ज़रूरत क्या है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टू अवॉइड रिपिटेशन ऑफ नाउन, कि हम संज्ञा के दोहरान से बचना चाहते हैं और इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखो, योर वाइफ एंड माय वाइफ आर फ्रेंड्स। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस क्या बताया जाता है? गलत। क्यों? देखो, योर, माय पॉसेसिव वर्ड आपका यूज़ हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे? योर वाइफ एंड माइन आर फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ प्रोनाउन का यूज़ कर लिया। समझ गए? माइन आने से मुझे वाइफ का यूज़ नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करा वो हम आगे बात करेंगे। बट मेरा ग्रामेटिकली ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, ये राइट माना जाएगा। जहाँ पर मैं संज्ञा वाइफ को नहीं दोहरा रहा हूँ, वही सही हो। राम इज़ इल, ही विल नॉट कम टुडे, ये अभी हमने देखा ही था। ठीक है? चलिए, अब इन वाक्यों में हम बात करते हैं कि कौन-कौन से शब्द जो हैं वो सर्वनाम का कार्य कर सकते हैं। ये मेरे आपके सामने मैं कुछ सेंटेंसेस जो है वो प्रेज़ेंट कर रहा हूँ और आप लोगों को मुझे बताना है कि इनमें से कौन से शब्द जो हैं वो सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं। जैसे हर मदर इनवाइटेड रमन एंड मी टू लंच। अब इस वाक्य में आपका जो सर्वनाम है दोस्तों वो क्या है? मी आपका प्रोनाउन होगा। ही सेव्ड मी, यहाँ पर आपका सर्वनाम हो गया ही और क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम मी हो जाएगा। द प्रिंसिपल अलाउड हर इज़ योर प्रोनाउन, मी इज़ योर प्रोनाउन टू प्ले इन द ग्राउंड। अगर इनके अलावा कोई दूसरे शब्द आप सोच रहे हैं तो वो गलत होंगे। योर्स इज़ अ न्यू कार, योर्स इज़ योर प्रोनाउन हियर। आई आपका सर्वनाम है क्या इसमें और कोई सर्वनाम है हमारा? यस, आइदर इज़ योर प्रोनाउन। अगेन आई इज़ योर प्रोनाउन, दूसरा दिस प्रोनाउन हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं होगा। हमारा जो दूसरा सर्वनाम है दोस्तों वो क्या है? यू। आई अगेन आपका सर्वनाम हो गया है, यहाँ पर हर आपका सर्वनाम होगा। और एक और शब्द माई सेल्फ, ये भी क्या है? आपका प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जाएगा। दिस इज़ आवर कंट्री, तो दिस आपका यहाँ पर जो है दिस, वो किसका काम कर रहा है? दिस भी आपका प्रोनाउन है। क्या आवर हमारा प्रोनाउन होगा दोस्तों? क्या आवर हमारा प्रोनाउन होगा? नहीं, आवर इज़ नॉट आवर प्रोनाउन। अगले सेंटेंस में बात करते हैं तो सच वाज़ हर फेट, सच विल बी योर प्रोनाउन। अब जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए हैं या मैंने रेड किए हैं वो कैसे प्रोनाउन है उसके बारे में हम बात करेंगे। और यदि आप सोच रहे थे जैसे मान लीजिए हम इस वाक्य में बात करें कि ये दिस, सर ये दिस शब्द भी तो प्रोनाउन हो सकता था, लेकिन हमने इसे प्रोनाउन क्यों नहीं माना? हम इसे अभी बात करते हैं। ये आवर शब्द भी प्रोनाउन हो सकता था लेकिन क्यों नहीं हुआ? ये अब हम बात करते हैं, ठीक है? और ये हर भी आपका प्रोनाउन बन सकता था लेकिन प्रोनाउन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये हम देखते हैं। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा प्रोनाउन के टाइप्स। देखो प्रोनाउन से डायरेक्टली अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। टेट में आपको प्रोनाउन का प्रश्न दिया गया था, लेकिन रीट जो पहली बार हुई और दूसरी बार हुई, दोनों ही बार आपको प्रश्न नहीं पूछा गया। और इन केस यदि आएगा तो मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह से पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम किस पर? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर, कि सर्वनाम जो है इसके सर्वनाम के प्रकार कौन-कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को आप हिंदी में क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक इसे कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, इसे आप हिंदी में कहते हो निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक जो होता है दोस्तों वो क्या है? दबाववाचक सर्वनाम जो होता है वो एम्फैटिक होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? विभाजनवाचक को आप डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हो। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो हैं वो संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। इंटरोगेटिव दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा।
और रिलेटिव जो है उससे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इंडेफिनिट ये होता है आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम। और रेसिप्रोकल जो है दोस्तों वो क्या होता है, परस्परवाचक सर्वनाम। देखिए कुछ पुस्तकें 11 प्रकार के सर्वनाम भी बताती हैं। 9 तो ये मैंने लिखे हैं, वो 11 बताती हैं, तो वो पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे? विल डिस्कस इट नाउ। हिंदी में जाओगे तो सर्वनाम 6 प्रकार के ही मिलता है आपको, ठीक है? लेकिन अंग्रेजी में वो 9 प्रकार का हो जाता है। चलिए एक-एक को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि वो क्या काम करते हैं। देखिए जैसे हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा क्या है? वर्ड दैट वी यूज़ फॉर पर्सन्स, मतलब वे शब्द जिन्हें आप किनके लिए प्रयोग में लेते हैं? व्यक्तियों के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द क्या कहलाएँगे आपके? पर्सनल प्रोनाउन, मतलब कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के अंदर हमारे पास में जो है दोस्तों वो क्या है? स्पीकर, फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन, 3 पुरुषों में बाँटा गया है। हिंदी में आप कहते हैं प्रथम, द्वितीय और अन्य पुरुष, वही अंग्रेजी में भी है। प्रथम पुरुष किसके लिए होगा? द वन हू स्पीक्स, मतलब कि बोलने वाले के लिए। सेकंड किसके लिए होता है? जो सुनता है, सुनने वाला। और तीसरा जो है वो कौन है? जिसके बारे में हम बात करते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन हो गए आई और वी, सेकंड होता है यू, थर्ड होता है ही, शी, इट और दे। ठीक है? पहला पर्सन वो जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं एकवचन हूँ, तो आई विल बी योर फर्स्ट पर्सन। मान लीजिए हम 2 व्यक्ति हैं, 2 बोल रहे हैं, तो हम वी, हम फर्स्ट पर्सन हो गए। आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? यू, मतलब सेकंड पर्सन है। आप और मैं मिलके किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एकवचन है तो ही, शी, इट में से कुछ, और बहुवचन होगा तो दे हो जाएगा। ठीक है? इन सर्वनाम को आप 3 तरह से प्रयोग में लेते हो। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव। नॉमिनेटिव को हम एक चीज़ और कहते हैं दोस्तों, नॉमिनेटिव का एक नाम और है, वो क्या है? सब्जेक्टिव। टेट में जो प्रश्न आया था दोस्तों, वो किसके नाम से आया था? नॉमिनेटिव के नाम से, कि इन 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था इनमें से नॉमिनेटिव कौन-सा है, पहचानना था आपको। तो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव इज़ द सेम थिंग। ऑब्जेक्टिव जिन्हें ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाए, पॉसेसिव जो अधिकारवाचक है। पॉसेसिव का मतलब जो है वो क्या होता है? अधिकार बताने वाले शब्द। जैसे हम बात करें नॉमिनेटिव, तो नॉमिनेटिव देखो ये रहे। अब आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट, ये सभी शब्द जो हैं, ये लिखे हैं जो, ये किसका काम कर रहे हैं? ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो सकते हैं, इन्हें नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इन सभी के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट। पॉसेसिव में जब आ जाओगे तो यहाँ देखोगे आपको मैंने 2-2 शब्द लिखा है, माइन, माय, आवर्स, आवर, योर्स, यूअर, हिज, हर्स, हर्स, देयर्स, देयर और इट यहाँ पर नहीं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये याद रखना है आप लोगों को, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। ये जो हैं, ये शब्द प्रोनाउन का काम कर रहे हैं और ये जो शब्द हैं, ये डिटरमिनर का काम कर रहे हैं। समझ गए? ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, ये लिस्ट किसका काम कर रही है? पॉसेसिव प्रोनाउन का। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये लिस्ट किसका काम कर रही है? डिटरमिनर का। तो कई किताबें जो 9 प्रकार बताती हैं, वो डिफरेंस कैसे करती हैं? वो ये जो हमारा इट है, इस इट को वो लोग किस नाम से बना देते हैं? इम्पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि इट का प्रयोग आप पर्सन के लिए कम करते हो। दूसरा वो क्या कर देते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन नाम से एक नया टॉपिक आपको नया ऐड कर देते हैं वहाँ पर, टाइप। मैंने इनको साथ ही कर दिया है। तो ये जो शब्द हैं याद रखना, ये सभी शब्द पॉसेसिव प्रोनाउन हैं और ये सभी शब्द जो रेड कलर में लिखे गए हैं, ये सभी शब्द पॉसेसिव डिटरमिनर होते हैं। देखो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि प्रोनाउन में और डिटरमिनर में कॉमन मिलेंगे आपको, और उनमें अंतर करने का तरीका एक ही होगी, संज्ञा। यदि आपने संज्ञा पहचान लिया, जब आप पिछला वीडियो देखोगे तो संज्ञा पहचानने के तरीकों में मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनर के बाद हमेशा संज्ञा आती है। तो आप जो शब्द देख रहे हैं ना रेड कलर में, माय, आवर, योर, हिज, रेड कलर वाले, वो सभी डिटरमिनर हैं। इसका मतलब इनके तुरंत बाद क्या आनी चाहिए? नाउन आनी चाहिए। ठीक है? देखिए यहाँ मैंने क्लियर किया इस चीज़ को कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माय, माइन, योर, योर्स, इनमें आपस में अंतर क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पॉसेसिव प्रोनाउन है,
इसे मैं क्या कहूँगा हिंदी में मैं कहता हूँ इसे अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है? ध्यान से समझना इसे। व्हेन नाउन इज़ यूज्ड बिफोर पॉसेसिव केस, जब संज्ञा का प्रयोग आप अधिकारवाचक से पहले करते हो या वी यूज वर्ब आफ्टर पॉसेसिव केस या अधिकारवाचक के बाद तुरंत बाद आप किसे लगा रहे हो? क्रिया को लगा रहे हो। तब हम पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर। एग्जाम्पल देखो, माइन इज अ न्यू कार, यहां देख रहे हैं आप लोग, इज जो मैंने लिखा है ये एक क्रिया है, राइट? अधिकारवाचक के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस बैग इज माइन, यहाँ आप फिर माइन का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसके पहले संज्ञा आ रही है। संज्ञा कहाँ है? अधिकारवाचक के पहले। ये बैग नाउन हो गया, इसीलिए ये माइन यहाँ किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है? इसी का उल्टा, यदि संज्ञा अधिकारवाचक के बाद होती तो नीचे वाला लिखते हैं हम पॉसेसिव डिटरमिनर। व्हेन नाउन इज यूज्ड आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, इसके बाद में पॉसेसिव केस के, तब हम पॉसेसिव डिटरमिनर यूज करते हैं। कौन से होते हैं पॉसेसिव डिटरमिनर? तो देखो, माय, आवर, यूअर, हर, हिज, देयर, इट्स केवल डिटरमिनर है, इट्स प्रोनाउन की तरह काम नहीं करता है। जैसे दिस इज माय बैग, ये माय के तुरंत बाद आप क्या लिख रहे हैं? संज्ञा लिख, समझ गए? भाई एक ही वाक्य को लिखने के दो तरीके हैं। जैसे आप हिंदी में भी सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। हिंदी में कैसे करते हैं हम लोग? जैसे आप हिंदी में लिखेंगे यह उसका घर है। मान लीजिए हमने हिंदी में करा है यह का घर है, और आप एक ही वाक्य इस प्रकार से और लिखते हैं यह घर उसका है, समझ गए? अब देखो हिंदी में भी जाओगे तो ये उसका के तुरंत बाद संज्ञा है ना, तो इसको हिंदी क्या कहेगा? सार्वनामिक विशेषण कहेगा। याद रखना, हिंदी में भी आपको मिलते हैं, क्या मिलते हैं? सार्वनामिक विशेषण आपको हिंदी में मिलेगा, राइट? और इंग्लिश में ये सार्वनामिक विशेषण जो है दोस्तों, ये किसके हिस्सा है? डिटरमिनर का हिस्सा है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश को कनेक्ट करा रहा हूँ, ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप जब हिंदी पढ़ो तो इंग्लिश याद आ जाए, इंग्लिश पढ़ो तो हिंदी याद आ जाए। आपको रिकॉलिंग होना चाहिए चीज़ों का। आप ये सोचते हो कि एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट वेरी ईज़ी गाइस, ये बहुत आसान नहीं होता है। आपको बार-बार दोहरान करना होगा, है ना? रिवाइज़ करना होगा चीज़ों को। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश के बीच में कनेक्शन बना रहा हूँ व्याकरण में, जहाँ कहीं बन जाए, तो आपको ईज़ी हो जाएगा उसको समझना। तो हमने जैसा ये कहा यह घर उसका है और यह घर उसका है, यहाँ पर उसका आपका सार्वनामिक विशेषण है और नीचे वाले वाक्य में उसका आपका क्या काम कर रहा है? सर्वनाम का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में संज्ञा नहीं है। यही चीज़ हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये देखिए वाक्य, दिस बैग इज़ माइन, यह मेरा बैग है। दिस इज़ माय बैग में भी यही लिखा है, यह मेरा बैग है। लेकिन एक जगह पर बैग पहले है, एक जगह पर बैग बाद में है। तो जिसमें बैग अधिकारवाचक के पास में है, वो शब्द सार्वनामिक विशेषण मतलब कि डिटरमिनर बन गया। और ऊपर वाले वाक्य में जहाँ माइन शब्द जो है, वो अकेला है, संज्ञा के बिना है, तो वो शब्द आपका सर्वनाम बन गया। अंडरस्टूड? समझ आ गया? हालाँकि ये प्रश्न नहीं बन रहा है आपका, यहाँ से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, फिर भी नॉलेज होना चाहिए डिटरमिनर सर्वनाम में क्या अंतर है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ लाइन दिखी गई है लास्ट में, देख सकते हैं आप क्या दिया है? इट्स का प्रयोग पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह नहीं किया जा सकता। ये हमेशा क्या रहेगा? पॉसेसिव डिटरमिनर ही रहेगा। जैसे कि द चाइल्ड हैज़ टॉर्न इट्स क्लोथ्स। अभी देखो इट्स लिखा है, इट्स के बाद में संज्ञा आ रही है, तो ये डिटरमिनर का ही काम करेगा। अंडरस्टूड? एक और बात याद रखनी है, ये जो लिखते हैं दोस्तों हम एपोस्ट्रोफ एस, हालाँकि ये रीड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज में चाहिए। ये जो आप एपोस्ट्रोफ एस लिखते हैं, ये जो ऊपर कॉमा लगता है, जिसको हम कॉमा बोलते हैं, एक्चुअली इसे एपोस्ट्रोफे कहा जाता है। इस एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग हम कभी भी पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ में नहीं करेंगे। अगर आप लिखते हैं यूअर्स और अगर आपने ऐसा लिख दिया है, तो ये रॉन्ग होगा। आपका योर्स हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना? देखो जैसे मैंने लिख के दिया है, योर्स को अगर आपने इस तरह से लिखा है गलत है, हर्स लिखा है गलत है, योर्स ओबीडिएंटली जो एप्लीकेशन में लिखा करते थे हम योर्स, अगर ऐसा लिखते थे तो वो क्या था? गलत।
ठीक है? आपका सही क्या होगा वो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रकार देखते हैं निजवाचक। निजवाचक बोले तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें दोस्तों तो ये वो वर्ड हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं किनको सब्जेक्ट ऑफ एनी वर्ब किसी भी क्रिया के सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है। इसके उदाहरण देखो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, वनसेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देमसेल्व्स। ये सभी जो हैं ये क्या हैं बहुवचन हैं और ये सभी क्या हैं एक वचन है इसलिए अलग-अलग लिखा है। योर के 2 होंगे क्योंकि यू जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए लगाया जा सकता है, इसलिए 2 रिफ्लेक्सिव बनते हैं। यू एक व्यक्ति के लिए होगा तो योरसेल्फ और एक से अधिक के लिए होगा तो आप लिखेंगे योरसेल्व्स का प्रयोग आप लोग करेंगे, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आइडेंटिफाई करना है आपको सिंपली सेल्फ वाला कोई भी शब्द आ जाएगा वो हमेशा किसकी तरह काम में आएगा? सर्वनाम की तरह काम में आएगा। जैसे कि हमने वाक्य लिखा है दे क्वारल्ड देमसेल्व्स मतलब या खुद ही आपस में लड़ते हैं तो देमसेल्व्स जो है वो आपका क्या बन गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। शी बर्न्ड हरसेल्फ उसने खुद को जला लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देमसेल्व्स किसको क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों दे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये हरसेल्फ किसको क्वालिफाई कर रहा है किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है शी मतलब सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यू शुड डू योर ड्यूटी योरसेल्फ तुमको अपना काम स्वयं करना चाहिए। योरसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है? तो भैया ये यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तुम स्वयं को अपना काम करना चाहिए। तो सेल्फ सामान्यतया आपको क्या बताएगा? स्वयं के बारे में जानकारी देता है। यही जितने प्रोनाउन आपने पढ़े हैं इन सभी का प्रयोग हम एम्फैटिक की तरह भी कर सकते हैं। एम्फैटिक का मतलब क्या होता है? दबाववाचक। एम्फैटिक की तरह भी इनका प्रयोग होता है। When reflexive pronoun is used to emphasize subject, emphasize का मतलब क्या होता है? दबाव देना। अर्थ नहीं बदल रहा है इसका, खुद के अर्थ में ही लिख रहे हैं हम लोग इसको, है ना? लेकिन अब क्या होगा इनकी स्थिति चेंज हो जाएगी वाक्य के अंदर। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे देमसेल्व्स आया, हरसेल्फ आया, योरसेल्फ आया। ये जो शब्द है देमसेल्व्स, हरसेल्फ, योरसेल्फ ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम उदाहरण देख रहे हैं कौन-सा देमसेल्व्स देखा, हरसेल्फ देखा, योरसेल्फ देखा, तो ये किसका काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन एम्फैटिक में देखो, आई माइसेल्फ सॉ हर, आई माइसेल्फ सॉ हर। अगर यहाँ से मैंने माइसेल्फ को हटा भी दिया तो क्या होगा? मैंने उसको देखा और आपने माइसेल्फ लिखा तो क्या होगा? मैंने खुद उसको देखा। तो अल्टीमेटली देख कौन रहा है दोस्तों? आप खुद ही। लेकिन आपने खुद पर दबाव देने के लिए किसका प्रयोग कर लिया? माइसेल्फ का। ठीक है? तो ये माइसेल्फ यहाँ क्या बन जाता है आपका? एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है। जैसे द किंग हिमसेल्फ राजा स्वयं उपस्थित थे और राजा उपस्थित थे। अर्थ दोनों का एक ही है। लेकिन आपने राजा पर दबाव देने के लिए किसका प्रयोग कर लिया? हिमसेल्फ का। द किंग हिमसेल्फ वाज़ प्रेजेंट देयर। ये दबाववाचक बन जाता है आप लोगों का। ठीक है? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। अगर आप सेकंड ग्रेड इंग्लिश से देते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर आपको टाइप भी पूछ लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फैटिक है। वहाँ तो पूछेंगे ही पूछेंगे। रीट में हो सकता है पूछ लें, हो सकता है ना पूछ लें। इसलिए मैं डिफरेंस आपको यहाँ समझा रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक जब दोनों वर्ड सेम है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी है, माई सेल्फ एम्फैटिक भी है। हाउ विल आई कम टू नो? मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन-सा वर्ड रिफ्लेक्सिव और कहाँ ये एम्फैटिक का काम कर रहा है? देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, उन्हें हम किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है? कब? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही क्रिया के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सेम है, मतलब समान है। राम रूइंड हिमसेल्फ ये हमारी क्रिया है। क्रिया का हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम और इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी क्या है? राम। तो रू हिमसेल्फ जो है वो किसके लिए आ गया? राम के लिए। ठीक है? तो ये हिमसेल्फ जो है वो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। यहाँ से हिमसेल्फ को अगर हटा दिया जाए, राम रूइंड राम ने बर्बाद कर दिया, किसको? अर्थ अधूरा रह गया, पूरा नहीं समझ में आ रहा है ना? तो सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है। उस कंप्लीशन को कौन कर रहा है? हिमसेल्फ पूरा कर रहा है। तो हिमसेल्फ क्या बन गया? ऑब्जेक्ट और क्या काम कर रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
जबकि एम्फैटिक जो होता है उसको आप ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उसको हटा दो वाक्य में से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन एक प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो सकता है। देखो कैसे? ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ। अब ये हिमसेल्फ है, ये प्रीपोज़िशन है आपकी, ये प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ हो सकता है, कि वो इस घर में रहता है, खुद ही रहता है, मतलब उसका पालन-पोषण वो स्वयं कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है, तो ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ। तो प्रीपोज़िशन के ऑब्जेक्ट की तरह ये आ सकता है, लेकिन वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह नहीं आ सकता। रिफ्लेक्सिव को यूज़ कर सकते हैं हम एज़ अ सब्जेक्ट, लेकिन एम्फैथेट जो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है, उसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, बल्कि सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई माई सेल्फ सॉ इट, ये रॉन्ग हो गया आपका। माई सेल्फ को मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो ये रॉन्ग हो गया। आपको लिखना होगा आई सॉ इट, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आई माई सेल्फ सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क। मैंने खुद देखा उसको काम करते हुए गाना गा रही थी। अब यहाँ पर माई सेल्फ शब्द जो है वो किसका काम कर रहा है? एम्फैटिक का। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में डिफरेंस क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो एज़ एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, जबकि एम्फैटिक वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, वो प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। रिफ्लेक्सिव को आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, एम्फैटिक भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, मगर एम्फैटिक सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही है हम आपकी कक्षा के लिए। अगली बार हम मिलते हैं आपसे फिर अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।